Hi student, this is Dharmesh over here. I'm going to take your economics part. Now, this is grade 11th. Before I move with the economics part of grade 11, let me make you aware of both the books which we are going to learn in this particular session. Students, after coming from 10th standard, you are in 11th standard and 4th. Book 2, or I can use microeconomics and statistics are the two books which are going to be used for you. Microeconomics is little bit different book which you have never studied till your previous classes. आपने जो भी पुरानी क्लासेस ली अभी तक आपने कभी उसको पढ़ा नहीं है ना, उसके बारे में कुछ जानते हो। और रही बात स्टैटिस्टिक्स की, तो वो बुक को काफ़ी हद तक आप जानते हो, बिकॉज उसमें टेबुलर फॉर्म ऑफ डायग्राम है, ठीक है, डाटा हैंडलिंग वाले, तो हिस्टोग्राम्स, लाइन डायग्राम, एक्स वाई जेड। फिर उसके बाद आपके स्टैटिस्टिक्स पे मीन, मीडियन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो आपको 10th में भी था, तो मीन, मीडियन मोड, यही सब चीज़ें। ये एक पार्ट है, उसके अलावा बाकी बहुत सारे पार्ट है, पर ये एक पार्ट है जो मतलब बेसिक आपको कुछ पता है एक बुक में से, और एक बुक में से आपको कुछ भी नहीं पता, और वही बुक में स्टार्ट कर रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चा, माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहली बात तो इकोनॉमिक्स क्या चीज है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या चीज है, ये दो चीज का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पहला तो इकोनॉमिक्स क्या है एंड दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। नाउ इकोनॉमिक्स टिल 10th स्टैंडर्ड आपने पढ़ा, ओके, डिफरेंट सेक्टर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ चीजें पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली आता कैसे और बनता क्यों है? What it is? It is a science, like, in which the resources are limited. ये चीज हमेशा याद रखना इकोनॉमिक्स में बेटा, resources are limited and wants are unlimited. अब जब resources limited होते हैं और wants unlimited होते हैं, तो naturally there will be a problem. सिंपल सी बात है, मैं सिंपल लॉजिकल बात करूं तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वो वाला हिसाब हो गया। वाई? बिकॉज रिसोर्सेज हमारे पास, सोर्सेज जो है वो बहुत कम है, लिमिटेड है, और हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, तो देयर विल बी प्रॉब्लम। तो यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या चॉइस करना, क्या लेना क्या नहीं लेना, क्या बनाना क्या नहीं बनाना, ओके। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ हमें रिसोर्सेज को, बिकॉज रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज भी होते हैं, रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस भी होते हैं। एक रिसोर्सेज को मैं अलग अलग जगह पे यूज कर सकता हूँ। सिंपल ये रिसोर्स, फॉर एग्जांपल ये सिंपल सा लॉ, चॉक इज अ रिसोर्स, देन ये चॉक को मैं लिखने के लिए भी यूज कर सकता हूँ, चॉक को मुझे लगा तो किसी को तोड़ के मेरे को थ्रो करने के लिए भी यूज करता हूँ। यही रिसोर्स है, रिसोर्स एक ही है, चॉक ही है, दोनों का यूजेस अलग अलग है। और उसके बाद तो ये सब प्रॉब्लम्स है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूजेस है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। नाउ प्रॉब्लम ऑफ, तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स इज द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को किस तरह से बेस्ट एलोकेट करें ताकि ये सब सॉल्यूशन लाए, इन सब चीजों का सॉल्यूशन लाए। दिस इज द व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस। अब आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तुम्हारे पास दो बुक है, +1 में माइक्रो, +2 में मैक्रो। माइक्रो एंड मैक्रो। तो अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल, लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ आउटपुट इंडिविजुअल लेवल है, एग्रीगेट लेवल मैक्रो नेशनल लेवल पे चला जाता है, माइक्रो नैरो कॉन्सेप्ट है, मैक्रो वाइडर कॉन्सेप्ट है। ये है बुक का फर्स्ट पार्ट। इसी के बाद रिसोर्सेज के वजह से वी हैव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करने के बाद आप लर्न करोगे पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बाद आप लर्न करोगे अपॉर्चुनिटी कर्व, और अपॉर्चुनिटी कर्व के बाद आप लर्न करोगे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी ऑफ कर्व। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन। फिर तो हमारा सेकेंड यूनिट है, वो है डिमांड का। एंड डिमांड के लिए वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न लॉ ऑफ डिमांड क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, ओके। तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट। अब
ये बात आपको धीरे धीरे पता चल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेज पे यू शुड नो व्हाट आर रिसोर्सेज का क्या है, वो क्या है, व्हाट यू कॉल इट, प्रॉब्लम्स कौन से है हमारे पास, प्रॉब्लम्स कौन से और उसका सॉल्यूशन क्या लाना है। तो फर्स्ट हम मूव करते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी इन विच रिसोर्सेज आर स्केयर। आपके बुक में वर्ड यूज किया होगा स्केयर, मैंने लिमिटेड कर दिया, स्केयर मतलब बहुत ही कम है, जबकि वी वांट्स आर अनलिमिटेड। सिंपल सी बात है, क्योंकि वांट्स एवर राइजिंग है, बढ़ते जा रहे हैं। आज एक वांट, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा वांट अगर आज पूरा हो गया तो नेक्स्ट दिन हमारा उसका वांट बड़ा होकर निकल आता है। और पहले से जमाने देखो, आज से 10 साल पहले 5 साल पहले देख लो, तो पर नॉर्मली कीबोर्ड की वाला फोन यूज करते थे, अब सब स्मार्टफोन के ऊपर आ गए। साइकिल थी, बाइक पे आ गए, बाइक से कार पे आ गए। वांट्स गो ऑन इंक्रीजिंग एंड मल्टीप्लाइंग, एंड दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कि विच शुड वी यूज एंड व्हाट टू डू। अब यहाँ रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हम लैंड वाटर वगैरह की बात करेंगे, बिकॉज इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं हम। तो अब रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड लिमिटेड, wants are unlimited, there is a problem of allocation of resources, and resources के वापस alternative uses है। This is what is first part of the what is economics, define economics आपकी टेक्स्ट बुक में उसका सीधा डेफिनेशन दिया है। आगे मैं चलता हूँ इकोनॉमिक्स के बाद। then what is an economy? Economy means a country as a whole, as a country as a whole। उसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होती है? कुछ कंट्री में मार्केट रन्स द इकोनॉमी, कुछ गवर्नमेंट रन्स द इकोनॉमी, एंड कुछ जगह पे मिक्स होती है। अब कुछ बुक्स में इसको थोड़ा सा अलग करके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स इकोनॉमी, बात घुमा फिरा के हम करते हैं तो समवट सेम ही है। अब मार्केट इकोनॉमी का मतलब है वेयर डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड द प्राइस, ऑल द प्रोडक्शन इज डिसाइडेड बाय द डिमांड, मार्केट फ्लो। मार्केट में अगर डिमांड है तो सप्लायर सप्लाई करेगा, मार्केट में डिमांड नहीं है तो सप्लायर सप्लाई नहीं करेगा। डिमांड और सप्लाई की बात करूं तो डिमांड में हम कंज्यूमर है और सप्लाई में हम प्रोड्यूसर है। तो एज ए कंज्यूमर तुम्हारी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर सेल करेगा, जब डिमांड बढ़ेगी प्रोड्यूसर सेल करेगा तो प्राइस हाई होगा। अब दोनों का एकदम वाइस वर्सा है, जैसे डिमांड बढ़ती है कोई चीज की, राइट, प्राइस भी राइज हो जाता है, ठीक है। पर इन इकोनॉमिक्स जब हम लॉ पढ़ेंगे तो उल्टा है, डिमांड राइजेज इफ द प्राइस फॉल्स, प्राइस फॉल होगी तो डिमांड राइज होगी। अब ये मार्केट इकोनॉमी संभलता कैसे? मैं सिंपल से एक लॉजिकल बात करता हूँ, नॉर्मल एक कोई चीज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर 10 रुपये कोई चीज की प्राइस है तो उसकी डिमांड अगर 5 है, अगर प्राइस बढ़ जाती है 12 तो उसकी डिमांड हो जाती है कम, ओके। पर अगर हम सप्लाई के, दिस इज डिमांड के पार्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सप्लाई की तरफ चला जाऊँ और 10 रुपया प्राइस, 12 रुपया प्राइस बढ़ता है तो सप्लायर उसको सेल करने का स्टार्ट कर देता है। अब क्या हुआ? अब मेरे इसको थोड़ा लॉजिकली समझो कि 10 रुपया प्राइस था, 5 क्वांटिटी थी, 10 रुपया प्राइस था 5, प्रोड्यूसर है, दिस इज कंज्यूमर एंड दिस इज प्रोड्यूसर, ठीक है। सप्लाई प्रोड्यूसर होता है और डिमांड कंज्यूमर होता है, तो कंज्यूमर के हिसाब से एवरीथिंग इज ओके। प्राइस बढ़ गई, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, प्राइस बढ़ गई, लोगों ने खरीदना बंद कर दिया, पर प्रोड्यूसर ने प्राइस बढ़ गई इसलिए बेचना ज्यादा कर दिया। अब यही बात आती है, जब उसने बेचना ज्यादा कर दिया, मार्केट में डिमांड फुलफिल हो गई, बेचना ज्यादा कर दिया, मार्केट में डिमांड फुलफिल हो गई, फुलफिल होते ही प्राइस उसका कम हो जाता है, प्राइस उसका कम हो जाता है। कोई सिंपल सा लॉजिकल बात, मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो सैनिटाइजर की, अभी जो गया मैं सैनिटाइजर से ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इनिशियली सैनिटाइजर का जो प्राइस था मार्केट में चल रहा था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक डिमांड बढ़ गई उसकी, ओके, डिमांड बढ़ गई इसलिए प्रोड्यूसर ने फेंकना चालू किया, डिमांड बढ़ गई तो प्राइस उसका हैवी था, पर जैसे ही प्रोड्यूसर ने मार्केट में
सैनिटाइजर का प्रोडक्ट्स डालने लगे अलग अलग कंपनियां, अपने आप उसका प्राइस नॉर्मल पे आ गया। यही एक मार्केट फ्लो की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई के, वी डिसाइड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो एक फर्स्ट इकोनॉमी जो है मार्केट प्लान इकोनॉमी होती है, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी होती है, उसमें सेंट्रली प्लान गवर्नमेंट डिसाइड द प्राइसेस, गवर्नमेंट डिसाइड करता है प्राइसेस कि इसका क्या प्राइस होना चाहिए, क्या प्राइस देता है, डोंट गो विद द मार्केट, इसलिए इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और मिक्स इकोनॉमी, मोस्ट कंट्रीज के पास यही इकोनॉमी है, जहां मार्केट भी डिसाइड करता है और गवर्नमेंट भी डिसाइड करता है। तो यहाँ मार्केट डिमांड सप्लाई डिसाइड करता है, यहाँ गवर्नमेंट डिसाइड करता है, दिस इज बोथ, मिक्सचर ऑफ बोथ। अब इसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, सीधी बात है, समाज सेवा करने नहीं आया वो, कोई भी प्रोड्यूसर है वो समाज सेवा करने नहीं आया, जिसका मेन मोटिव होता है वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, समाज सेवा। और ये नेचुरली दोनों का मिक्सचर हो गया, प्रॉफिट एंड वेलफेयर दोनों। जो मोस्ट ऑफ इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आर फॉलोइंग दिस मिक्स इकोनॉमी। These are the main things which you are going to learn in this lesson। उसके आगे अगर हम चलते हैं तो रिसोर्सेज जैसे कम है और हमारे पास wants अनलिमिटेड है, तो देयर अराइजेस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। हर एक इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम है, एंड विच आर दिस प्रॉब्लम? सबसे पहला सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। How to produce and for whom to produce। ये सबसे पहले, अगर ये तीनों के आंसर हमें मिल जाते हैं, देन वी आर सॉल्विंग, इकोनॉमी अच्छी चलती है। सबसे पहला, क्योंकि रिसोर्सेज, ये पॉइंट को हमेशा दिमाग में फिट करके रखना है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसीलिए हमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मतलब क्या बनाना, कैसे बनाना और किसके लिए बनाना, क्यों। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों अराइज होते हैं, पहले मैं आता हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस। अब बताना चलता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, रिसोर्सेज हमारे पास, फॉर एग्जांपल रिसोर्स हमारे पास, आई एम टेकिंग एक कैश रिसोर्स ले रहा हूँ, आई एम एज ए कंट्री, मेरे पास 50 बिलियंस, 50 करोड़ मान के चलो, 50 करोड़ ऑफ रुपीज है। अब मैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं। एक तो मेरी डेली नेसेसरी की चीजें हैं जो जरूरी है, जो आम जनता को चाहिए, एवरीवन इन द हाउस वांट इट। नेक्स्ट मुझे एक है कि डिफेंस करना है, मेरे को प्रोटेक्ट करना है, वेल लग्जरीज, मतलब अच्छी तरह से रहना है। तो अब मैं क्या बनाऊं, एक मेरी नेसेसरी की गुड्स है, एक मेरी लग्जरी की गुड्स है, मैं बनाऊं तो क्या बनाऊं। अगर पूरा पैसा इस पे लगा दिया तो ये रह जाएगा, अगर पूरा पैसा इस पे लगा दिया तो ये रह जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज कॉल्ड एज वाइजली अलॉटिंग द रिसोर्सेज। नेक्स्ट मेरा आता है कॉन्सेप्ट हाउ टू प्रोड्यूस। ये डिटेल में जाएंगे बेटा, टुडे इज द फर्स्ट लेक्चर, जस्ट आई एम गिविंग अ ब्रीफ ऑफ, ओके। तो हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कैसे बनाओ। मेरा दो तरीका है बनाने का, एक तो पैसा ज्यादा जाके बनाऊं और एक है लेबर जाके, मतलब लेबर इंटेंसिव, लेबर को ज्यादा लगा के बनाऊं। लेबर ज्यादा लगा के बनाऊंगा, ओके, तो व्हाट यू कॉल एज प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा। पैसा जाके ज्यादा ला के बनाऊंगा तो अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो जाएगी, दोनों तरफ थप्पड़। अगर लेबर ज्यादा लगा के बनाया तो प्रोडक्शन स्लो हो जाएगा, क्वांटिटी मिलेगी नहीं, क्वालिटी मिलेगी नहीं। और अगर मैंने पैसा ज्यादा डाल के बना दिया, ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम अराइज होगा। दिस इज ऑल्सो अगेन अलॉटिंग द रिसोर्स, हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट आ गया फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना, किस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिच के लिए बनाता हूं तो गरीब खरीद नहीं पाएगा। रिच के लिए कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, ओडी कार बना ली, तो गरीब खरीद नहीं पाता, देख भी नहीं सकता, खरीदने की बात तो छोड़ो। और अगर मैं पुअर के लिए बनाऊंगा तो वो सस्ता होगा, चीप होगा, तो नेचुरली मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम तो आ ही गया, बिना प्रॉफिट आगे काम कैसे चलेगा। बिकॉज सी गवर्नमेंट भी बोलती है वेलफेयर कर रहे, वेलफेयर कर रहे, वेलफेयर में भी प्रॉफिट होती है। बिकॉज विदाउट प्रॉफिट, विदाउट मिंटिंग मनी, मनी को अगर इंक्रीज नहीं करेंगे तो हम आगे री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे तो आगे हमारा सोर्सेज अटक जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है, एक जगह पे अटक जाते हैं। तो
Now these are the three central problems of economy: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Next, हमारे पास एक आपके बुक में डिस्टिंग्विश बिटवीन है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो नेशनल लेवल. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डे टू डे एक्टिविटी, मैक्रो लेवल डील्स विद द मेजर केस. माइक्रो इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, मैक्रो इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट. ये डिस्टिंग्विश बिटवीन यू हैव टू गो थ्रू. बस एक और कुछ नहीं है इसके अंदर. इसके अंदर इंडिविजुअल लेवल की बात करेंगे, उसके अंदर नेशनल लेवल की बात करेंगे. इसमें अगर खाली डिमांड की बात करते तो उसमें एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं. इसमें खाली अगर सप्लाई की बात करेंगे तो हाँ, तो मैंने बोल रहा था कि इसमें अगर नॉर्मल डिमांड की बात करेंगे तो इसमें एग्रीगेट डिमांड, एंड इसमें सप्लाई की बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई. इसमें अगर नेशनल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बताएंगे तो इसमें नेशनल लेवल की प्रॉब्लम बनाए. तो दिस इज व्हाट इज अबाउट योर कंप्लीट फर्स्ट पार्ट. उसके बाद हम आते हैं पीपीसी. पीपीसी वही है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. दूसरी बुक्स में लिखा हुआ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी लाइन. नाम अलग अलग है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये वर्ड होगा कॉमन. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, मैं जनरल लेक्चर बता रहा हूँ इसलिए मैंने आपको बोला कि आई एम गोइंग टू टीच यू इन द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर क्योंकि ये लाइन टू लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होती है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिसोर्स है. मैं एक रिसोर्सेस ले लेता हूँ, लैंड. ओके, मेरे पास कॉम्बिनेशन है व्हीट एंड राइस. दो चीज का बना देता हूँ कॉम्बिनेशन में. अगर मेरे पास लैंड है, केस ए में अगर मैं लैंड को केस लेता हूँ फर्स्ट टाइम में, मैं लैंड को अगर पूरी तरह से व्हीट को इस्तेमाल करूंगा तो मेरा व्हीट है तो उग जाएगा, राइस नहीं उग पाएगा. सिंपल सा बात है. अगर मैं पूरा लैंड को व्हीट की में इस्तेमाल करूंगा, लैंड मेरे पास रिसोर्स है, पूरी लैंड फर्स्ट कॉम्बिनेशन में मैंने व्हीट में इस्तेमाल कर ली तो नेचुरली मेरा राइस उग नहीं पाएगा. फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन में मैं चेंज कर देता हूँ, मैं राइस उगाता हूँ कुछ पार्ट, तो मेरा व्हीट थोड़ा कम हो जाएगा. 100% श्योर है वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. मैंने अगर कुछ पार्ट ऑफ राइस मैंने उगा दिया तो नेचुरली, क्योंकि मेरे पास लैंड एक फिक्स है, अगर ये पूरी लैंड व्हीट के लिए उगेगा तो ये नहीं उग पाएगा. और इसमें से कुछ पार्ट अगर मैं ले रहा हूँ और उसको राइस के लिए देता हूँ तो व्हीट थोड़ा कम हो जाएगा. अंडरस्टूड है, दिमाग वाली बात है, होनी होनी. थर्ड कॉम्बिनेशन में मैं राइस वाला बढ़ा देता हूँ और तो नेचुरली मेरा व्हीट और कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. फोर्थ कॉम्बिनेशन में मैं व्हीट ये और ज्यादा बढ़ा देता हूँ, 50 पे आ जाता हूँ तो मेरा व्हीट और कम हो जाता है. और फिफ्थ कॉम्बिनेशन में अगर मैं चलता हूँ और मैं उसको व्हीट को ही राइस को ही पूरा बनाता हूँ तो नेचुरली व्हीट नहीं उगेगा. अंडरस्टूड है. तो दिस इज व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज. अगर इसको इस फर्स्ट केस में लो तो ये पॉसिबिलिटीज है दोनों का कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स की. सेकेंड में ये है, थर्ड में ये है, फोर्थ में ये है. तो इसके लिए हमें एक डायग्राम बनाना होता है. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला आपको सबको पता है व्हाट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. आपने बहुत सारे ग्राफ्स बनाए होंगे. तो अगर मैं व्हीट एंड राइस ले लेता हूँ तो बस हमको यहाँ से मार्किंग करनी है 10, 20, 30, 40, 50 and 60, 20, 30, 40 and so on. और जब आप इसको प्लॉट करोगे, जब डायग्राम को आप प्लॉट करोगे कि अगर व्हीट मेरा 100 है तो ये मेरा 0 था, व्हीट मेरा 80 पे आ गया, ये मेरा 10 पे था. मतलब ये प्लॉटिंग दिस वे, ये मेरा 10 पे था, व्हीट मेरा और कम हो गया. ओके, व्हीट मेरा कम हो गया. ओके, एंड सो ऑन वी विल. एक सेकेंड, डायग्राम में पूरी बनाई लूँ. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 20, 40, 60, 80, राइट, एंड 100 था हमारा व्हीट. एक्स एक्सिस पे 100 was the wheat, then this was 0. wheat was 100, ये 0 था. wheat मेरा 80 होगा, ये बन गया हमारा 10. ओके, wheat 80, ये बन गया 10. then wheat 60, ये बन गया ज़्यादा,
देन ये बन गया ज़्यादा एंड देन ये दिस वे समथिंग कॉलेज दिस वे आपका एक डायग्राम बन जाएगा दैट इज कॉलेज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व के अंदर जो भी चीज़ है दिस इज पॉसिबल एंड जो बाहर है बट इज अनअटेनेबल एंड अटेंडेबल। एक कॉन्सेप्ट है, मैं आराम से इसको एक्सप्लेन करूंगा इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर मतलब सेशन एंड यू विल बी इजीली गेटिंग थ्रू के हाउ एक्चुअली दिस वर्क्स, हाउ एक्चुअली वीडियो हैज बीन थोड़ा पॉज हो गया था इन बिटवीन, तो नेचुरली दिस टू वीडियोज आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक वन वीडियो एंड सो अब आगे मैं बता रहा हूँ कि ये हैव टू मेक, आज का तो आपका टॉपिक था इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ओके एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का क्या है उसका जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।